हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4th चैप्टर नंबर 9 ईवीएस का चेंजिंग फैमिलीज़। यहाँ कुछ परिवार के पिक्चर दिए गए हैं। ये परिवार निमी, जैरिंग और नाजली का परिवार है। चलिए इनके परिवार के बारे में जानते हैं। पिक्चर के थ्रू उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को भी करेंगे। अ न्यू अराइवल। निमी के परिवार में बहुत खुशी है क्योंकि निमी के परिवार में एक छोटा सा बेबी हुआ है, मीन्स बच्चा हुआ है, जो निमी की छोटी बहन है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो पहले पिक्चर में वे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल में। एंड सेकेंड पिक्चर में ये लोग हॉस्पिटल के अंदर का है ना पिक्चर। एंड थर्ड पिक्चर में आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये लोग हॉस्पिटल से अब बाहर निकल रहे हैं। और फोर्थ पिक्चर में ये लोग कहाँ जा रहे हैं, निमी के घर, यानी कि निमी के घर में एक छोटी सी बेबी जो है वो उसकी छोटी बहन है, ये वहाँ पर जा रहा है। तो मतलब ये टोटल ये 4 पिक्चर से के थ्रू आप समझ सकते हैं वे लोग पहले कहाँ थे और अभी कहाँ हैं। और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है वो मैं अभी बताता हूँ। हु वेर द मेंबर्स ऑफ निमीज़ फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ अ बेबी सिस्टर। निमी की छोटी बहन होने से पहले निमी के घर में कौन कौन से लोग थे, तो उसके घर में उसके पिता, माँ और दादी और अंकल, यानी कि फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड अंकल। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में ये कहना है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन निमीज़ फैमिली नाउ। अब निमीज़ के फैमिली में टोटल कितने मेंबर हो गए, टोटल कितने हो गए, 6 मेंबर। ऊपर में कितने हैं, फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड अंकल, यानी कि ऊपर 4 है ना, 4। निमीज़ को मिलाकर 5 एंड निमीज़ की छोटी बहन जो हुई है उसे मिलाकर 6 मेंबर। टोटल कितने हो गए, 6 मेंबर। अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक हाउ डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ Nimi's family member have changed after the arrival of the new baby. For example, how will Nimi spend her day now? निमी जो है अपना पूरा दिन कैसे स्पेंड करती है, पूरा दिन कैसे बिताती है, तो इसका आंसर होगा शी विल स्पेंड हर डे प्लेइंग विथ न्यू बॉर्न बेबी। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो अपना पूरा वक्त उसकी छोटी जो बहन हुई है उसके साथ वो पूरा वक्त बिताती है, पूरा टाइम उसी के साथ स्पेंड करती है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ। अब निमी की जो माँ है, अब उसे एक नया काम ये मिल गया है कि अब नए से बेबी को देखना है, यानी कि टू लुक आफ्टर द न्यू बेबी विल बी द न्यू वर्क फॉर हर मदर नाउ। निमी की माँ के लिए एक नया काम और बढ़ गया कि अपने बेटी को देखना है, यानी कि निमी की छोटी सी बहन को देखना। लेट अस टॉक का थर्ड क्वेश्चन ये था, निमी के पिता का डेली वर्क के अकॉर्डिंग अब ये क्या हो गया, एक नया चेंज आया था ग्रैंड मदर के लिए भी और अंकल के लिए भी। क्यों, क्योंकि एक नए बच्चे की वजह से पूरी तरह से सभी लोग के डेली वर्क में एक चेंज आ गया। कैन यू टेल हाउ, और ये आप बता सकते हो ये किस प्रकार का चेंज था। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि निमी के पिता, ग्रैंड मदर एंड अंकल सभी लोग मिलकर नए बच्चे के साथ खेलते हैं, उसकी देखभाल के लिए टाइम एक देते हैं। निमी की जो माँ है बेबी को, यानी कि बच्चे को संभालने में अपना टाइम देती है और परिवार के और भी अन्य सदस्य निमी की माँ की हेल्प करते हैं ताकि वो जो काम हो करने बच्चे का देखभाल करने में जो काम हो वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। आप लोग ऐसा बहुत बार ऐसा आप लोग घरों में भी आप लोग देखे होंगे। अगर आपके घर में आसपास आपके घरों में या फिर घर के आसपास किसी का भी बच्चा होता है तो वो पूरा दिन उस बच्चे को संभालने में लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट, क्या आपके घर में कोई भाई या बहन है जो नया जन्म हुआ हो या फिर आपके घर के आसपास किसी भी नए बच्चे का जन्म हुआ उसके बारे में आप बता सकते हैं। और हाउ डज़ इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम, और घर में कैसा माहौल होता है, घर में कैसा सभी को महसूस होता है जब नया बच्चा घर में आता है। तो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन का आंसर इस तरह दे सकते हैं, यस ए स्मॉल बेबी वॉज बॉर्न इन माई नाइबरहुड। तो हमारे पड़ोस में क्या है, एक छोटे से बेबी का जन्म हुआ है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़ दैट हाउ डज़ इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम। ऑल आर वेरी हैप्पी। सभी लोग क्या होते हैं, जब नए बच्चे जन्म होता है तो सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विद द न्यू बेबी। तो घरों में किस तरह के बदलाव आते हैं नए बच्चे जन्म होने के बाद। तो हम लोग कह सकते हैं एवरीवन हैज़ बिकम वेरी हैप्पी इन द फैमिली। सभी लोग परिवार के क्या होते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं। घर में एक नए सदस्य होने के बाद उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग भी किया जाता है ताकि ये सोचे कि आगे हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए क्या क्या आगे के फ्यूचर के लिए क्या क्या इसके लिए डिसाइड करना होता है ना। जैसे बच्चे की जो माँ होती है वो क्या करती है, काम जो करती है, जैसे और भी घर के और भी सदस्य माँ को क्या करती है, हेल्प करते हैं सभी लोग, है ना। तो इस तरह के बदलाव आते हैं नए बच्चे के जन्म होने के बाद। आप लोग इस तरह के बदलाव को हो सकता है कि आप लोग में भी
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप लोग इस तरह के बदलाव को समझ भी सकते हैं। आपके अगर घर में आसपास या किसी भी तरह का बच्चा हुआ होगा तो आप लोग इस माहौल को समझ सकते हैं। फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम और इन द होम ऑफ रिलेटिव, देन राइट व्हेन वाज द बेबी बॉर्न। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट वाज बॉर्न अबाउट 2 वीक बैक। आप लोग अपने अकॉर्डिंग आंसर को लिख सकते हैं। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखा हूँ। तो इफ़ द बेबी अ बॉय और अ गर्ल, तो जो बच्चा हुआ है वो लड़का है या लड़की। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको लिखा आंसर। तो द न्यूली बॉर्न बेबी इज़ अ गर्ल। आपके घर के आसपास किसी भी प्रकार का कोई भी बच्चा हुआ होगा या फिर घर के आसपास या आपके घरों में, तो आप लोग बता सकते हो इसके आप अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखिएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर। आप उस बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। तो मैं अगर इसके आंसर को दूंगा तो आई एम हर नाइबर, मैं क्या हूँ, पड़ोसी हूँ। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग, आपका अगर भाई हुआ होगा तो आप लिख सकते हो ब्रदर, आपकी अगर बहन हुई होगी तो आप लिख सकते हो सिस्टर, है ना। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वेयर वॉज द बेबी बॉर्न। बच्चे का जन्म जो है वो कहाँ हुआ। द बेबी वॉज बॉर्न इन द हॉस्पिटल। बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु डज द बेबी लुक लाइक। बच्चे का जो शक्ल है वो किससे मिलता है। तो द बेबी लुक्स लाइक हर मदर। तो बच्चे का जो शक्ल है वो उसी की माँ के ऊपर गया है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ इज हर और हर हेयर। तो उसके बालों का जो कलर है वो कैसा है। तो आप कह सकते हो तो द कलर ऑफ हर हेयर इज़ ब्लैक। आप अपने अकॉर्डिंग उस आंसर को लिख सकते हो, है ना। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर आईज। ठीक है, यानी कि उसके आँखों का जो कलर है वो कैसा है, ब्लैक है, ब्राउन है। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखिएगा, है ना। डज द बेबी हैव एनी टीथ। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर बच्चा जो होता है तो उसके जो दांत होते हैं वो नहीं रहते। नो सी डज नॉट हैव एनी टूथ। व्हाट डू वी फीड द बेबी विद। बच्चे को क्या दिया जाता है खाने के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे को दूध पिलाया जाता है। इसके आंसर आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि इसके आंसर मिस हो गए, छूट गए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ द बेबीज लेंथ। बच्चे का जो लंबाई है वो कितना है। हर लेंथ इज़ अबाउट 2 फीट। तो बच्चे का जो लंबाई है वो कितना है, 2 फीट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप। बच्चे जो है वो कितने घंटे तक सोते हैं। तो सी स्लीप्स फॉर मोर देन 14 आवर्स। बच्चे जो होते हैं वो करीबन 14 से 15 घंटा तक वो सोते हैं, वो बहुत सोते हैं। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं 14 आवर्स और 13 आवर्स एक्सेट्रा। व्हाट डिफरेंट साउंड डज द बेबी मेक। तो बच्चे किस तरह की आवाज़ निकालते हैं। तो सी क्राइज एंड प्रोड्यूसेस वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड। जो भी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही रोते हैं और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हैं, है ना। तो बहुत प्रकार की आवाज़ को भी निकालते हैं। हु डज द बेबी स्टे विद मोस्ट ऑफ द टाइम। बच्चे जो है किसके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सी स्टेज विद हर मॉम। तो बच्चे जो है सबसे ज़्यादा वक्त किसके साथ ज़्यादा बिताते हैं। तो अपनी माँ के साथ सबसे ज़्यादा वक्त वो बिताते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जेरिंग के परिवार के बारे में। न्यू प्लेस। जेरिंग के पिता को लेटर से ऑफिस से एक लेटर मिला हुआ है। ठीक है, और लेटर में ये लिखा हुआ है कि उसे प्रमोट कर दिया गया है, यानी कि जेरिंग के पिता को प्रमोट कर दिया गया है और उन्हें दूसरे सिटी में, दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। आप इस पिक्चर के दौरान देख सकते हैं कि प्रमोशन के लिए कैसे जेरिंग के पिता को हाथ मिलाकर बधाई ये ऑफिसर दे रहे हैं। ठीक है, एंड सेकेंड पिक्चर में ये है कि जेरिंग के जो पिता है वो सबसे पहले अपने पिता यानी कि जेरिंग के दादाजी को वो पत्र दिखा रहा है कि मेरा जो प्रमोशन है वो हो गया है और मुझे दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। जब जेरिंग के पिता अपने परिवार के साथ अपना लेटर जो है वो दिखाते हैं तो आपको बताना है कि घर के जो सदस्य है वो किस तरह से वो लोग रिएक्ट करते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनको कैसा महसूस होता है। तो हम लोग कह सकते हैं घर के सभी सदस्य काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि जेरिंग के पिता को प्रमोशन मिल गया था। जेरिंग भी काफ़ी खुश था इसलिए वो खुश था क्योंकि उसे एक नया शहर जाने का एक मौका मिलेगा। लेकिन जेरिंग के पिता, माँ और उनके ग्रैंड पेरेंट्स सभी लोग क्या थे, ये सोच रहे थे किस तरह से नया अरेंजमेंट किया जाए, किस तरह से अरेंजमेंट को किया जाए नए शहर में जाने के लिए। यानी कि सभी सामानों को उनको अरेंज करना होगा ताकि वो दूसरे शहर में आराम से जा सकें। जैसा कि आप लोग भी कभी भी एक टाउन से दूसरे टाउन में शिफ्ट करते होंगे तो आप लोग सामान को सबसे पहले अरेंज करते हैं, फिर उसे पैक करते हैं, तब जाके आप कहीं से किसी भी व्हीकल की मदद से किसी और टाउन तक पहुंचाते हैं और फिर उस सामान को फिर से अरेंज करते हैं। तो इस तरह की समस्याएं आप लोगों को भी आती होंगी, इसी तरह की समस्याएं इन लोगों को भी आई।
देखिए यहाँ पर कैसे जेरिंग का जो परिवार है वो कैसे अपने सामान को पैक कर रहा है ना, इस तरह से वे लोग पैक कर रहे हैं और कैसे वो एक ट्रेन से दूसरे शहर में वो लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे जेरिंग कितना खुश भी है ना। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये है, जेरिंग के परिवार में किस तरह के बदलाव आए जब जेरिंग के पिता का ट्रांसफ़र हो गया दूसरे शहर में। तो क्वेश्चन ये है कि हु फ्रॉम जेरिंग्स फैमिली विल लीव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस। जेरिंग की बहन और उसकी माँ और साथ में उसके पिता सब लोग मिलकर एक नए से जगह पे रह रहे हैं। विच स्कूल विल जेरिंग गो नाउ। जेरिंग अभी कौन से स्कूल में जा रहा था। जेरिंग विल गो टू अ न्यू स्कूल नाउ। जेरिंग जो है अपने नए स्कूल में जा रहा है पढ़ने के लिए। विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स। क्या जेरिंग को नए दोस्त मिले। यस, इन न्यू स्कूल जेरिंग विल हैव न्यू फ्रेंड। तो हम लोग कह सकते हैं हाँ, जेरिंग को नए दोस्त भी मिले और नए स्कूल में, और उन सभी से जेरिंग की अच्छी दोस्ती भी हो गई। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव्ड टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क। क्या आपके परिवार में ऐसे कोई लोग हैं जो एक नए जगह पर जाते हैं किसी काम की वजह से। तो हम लोग कह सकते हैं यस, माई अंकल मूव टू दिल्ली बिकॉज ऑफ हिज वर्क। तो हाँ, मेरे अंकल जो है वो काम के वजह से दिल्ली गए, दूसरे जगह पर शिफ्ट कर गए। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखिएगा अगर आपके आसपास आपके फैमिली में अगर कोई ऐसे किए होंगे तो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट, तो किस तरह का एहसास होता है इस तरह के बदलाव होने के बाद। तो इट इज़ नेचुरल। ये काफ़ी नेचुरल है। कोई भी व्यक्ति अपने जगहों को यानी कि अपने प्लेस को चेंज करता है क्योंकि काम की वजह से। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि काम, अगर किसी को भी काम मिलता है, नया काम मिलता है या प्रमोशन मिलता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाता है। हम लोग को काफ़ी खुशी मिलती है कि एक नए जगह पर रहने की एक्सपीरियंस मिलेगा, नए जगह को जाने का मौका मिलेगा, है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग बहुत खुश भी होते हैं ना। इज़ देयर एनी वन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस। इफ़ सो टॉक टू हिम और हर। क्या आपके क्लास में, स्कूल में कोई ऐसे भी बच्चे हैं कि कोई अन्य जगहों से आए हैं, तो उनसे आप बातें करिए और जानिए वो कौन से प्लेस से आए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वेयर हैज़ सी और ही कम फ्रॉम। अगर वो लड़की है तो आप बात करिए, अगर वो लड़का है तो उससे बात करके देखिए वो कहाँ से आया है। इसके भी आंसर आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। मैंने एज ए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर आंसर को लिखा है। तो हम लोग कह सकते हैं लास्ट मंथ वन ऑफ द बॉय इन माई क्लास केम फ्रॉम अनदर टाउन। पिछले महीने एक लड़का आया जो दूसरे शहर से आया है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट वेयर हैज़ सी और ही कम फ्रॉम। वो कहाँ से आया, तो ही केम फ्रॉम मध्य प्रदेश। वट वॉज हीज़ और हर ओल्ड स्कूल लाइक। उसके पहले के स्कूल कैसे थे। हीज़ ओल्ड स्कूल वॉज गुड एंड ही हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स। उसके बहुत सारे दोस्त भी थे उस स्कूल के, पहले वाले स्कूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट डज ही और सी फाइंड डिफरेंट हियर। तो आप कह सकते हो कि उसे किस तरह के बदलाव का सामना करना पड़ा इस स्कूल में, नए वाले स्कूल में आने के बाद। ही फाइंड्स एवरीथिंग न्यू हियर। उसे सभी चीज़ क्या लग रहे थे, नए ही लग रहे थे। न्यू पीपल, न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त, नए लोग, और मेक हिम फील एक्साइटेड, और उसे काफ़ी खुशी भी मिल रही थी। डज ही और सी लाइक द चेंज। क्या उसे इस तरह के बदलाव पसंद है। यस, ही लाइक्स द चेंज। तो इस तरह के आप लोग सवाल उस बच्चे से पूछ सकते हो, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, किस टाउन से आया है या आई है। आप उससे बातें कर सकते हो और उसके बारे में जान सकते हो, और उसी के अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखना भी है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट इट्स अ वेडिंग। ये शादी वाला माहौल है। नाजली के घर में एक अच्छा सा खुशी वाला माहौल है। हर एल्डर्स कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड। क्योंकि नाजलीस के फैमिली में क्या था कि बहुत ही खुशी का माहौल था। और क्यों खुशी का माहौल था, क्योंकि नाजली के बड़े भाई यानी कि कज़न ब्रदर की शादी हुई। जैसा कि आप इस पिक्चर में, पहले पिक्चर में देख सकते हैं एंड सेकेंड पिक्चर में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर आपको इस तरह के पिक्चर आप लोग अपने घरों के आसपास भी देखे होंगे, आप लोग अपने घरों में भी ऐसा देखे होंगे। एंड शादी करने के बाद का ये माहौल तक की शादी हुआ, फिर इसके बाद कैसे, फिर इसके बाद एक परिवार हुआ, इस तरह से। तो इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को अभी हम लोग करते हैं। लेट अस टॉक। आपको ऐसा लगता है कि नाजलीस के फैमिली में शादी होने के बाद कुछ बदलाव आए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं यस देयर विल बी
चेंज इन नाजलीज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, नाजली के परिवार में एक नया बदलाव हुआ है। तो नाजलीज के परिवार में एक नए मेंबर का आगमन हुआ जो नाजली की सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ उसे आप कहते हैं जो आपके भाई की वाइफ यानी कि आपकी सिस्टर इन लॉ लगेगी। आपको ऐसा लगता है कि नए लोग के आने के बाद घरों में कुछ बदलाव आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, और किस तरह के बदलाव आते हैं। तो हम लोग कह सकते शादीशुदा दो लोग आने की वजह से घरों में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बट अब उन लोगों को बेटियों का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं, अगर बाय द वे आपके घर में आपके भैया की शादी हुई है, ठीक है, बाय द वे आप मान लीजिए कि आपके भैया की शादी हुई, और शादी होने के बाद क्या हुआ कि जो दुल्हन आई यानी कि जो लड़की आई वो एज ए माता पिता, जो आपके माता पिता है, वो एज ए डॉटर यानी कि बेटी की तरह उसे देखते हैं, देखभाल करते हैं। तो इस तरह के बदलाव जो है एक परिवार में आते हैं, है ना। टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली। तो आप आंटी से पूछिए या फिर मदर से यानी कि माँ से पूछिए कि वे आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड। शादी होने से पहले वे कहाँ रहती थी, इसके बारे में आपको पूछना है। तो इसका आंसर ये होगा, दे लिव्ड विद देयर पेरेंट्स बिफोर मैरिज। शादी होने से पहले वे कहाँ रहती थी, तो अपने पेरेंट्स के पास यानी कि अपने माता पिता के पास रहती थी। हु वेयर द मेंबर्स इन देयर फैमिलीज देन। उस समय कितने मेंबर्स थे यानी कि कौन कौन से मेंबर्स थे उनके फैमिली में। तो हम लोग इसका आंसर इस तरह दे सकते हैं, इन माई मदर्स फैमिली सी हर फादर, हर मदर, हर 2 brothers, 1 sister and 1 uncle lived together before her marriage। यानी कि शादी से पहले इतने सारे लोग रहते थे। Has anybody in your family been married recently who। आपके परिवार में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसकी शादी अभी जस्ट हुई है। तो अगर हुई है तो आप लोग कह सकते हो। तो मैंने एज एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आंसर लिखा हूँ, यस माई अंकल गॉट मैरिड रिसेंटली इन माई फैमिली। तो हाँ, मेरे चाचा की शादी हुई है जो कुछ दिन पहले हुई है, ठीक है। आप लोग इस आंसर को अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। टॉक टू योर क्लासमेट एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वेडिंग्स इन देयर फैमिली। आप अपने दोस्तों से पूछिए और आसपास के परिवार के लोगों से पूछिए कि शादी के दौरान क्या क्या होता है। तो हम लोग इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, ए न्यू मेंबर केम इन देयर फैमिली। एक नए सदस्य की एंट्री होती है यानी कि एक नए सदस्य जो है वो घर में प्रवेश करते हैं, घर में आते हैं। ऑल ऑफ देम एंजॉयड अ लॉट ऑन द ईव ऑफ मैरिज। शादी के टाइम क्या होता है, सभी लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड। किस तरह के व्यंजन यानी कि भोजन जो बनाए जाते हैं शादी के दौरान। तो हम लोग कह सकते हैं स्वीट्स, पुलाव, पूरी, 5 types of vegetables were cooked on the eve of marriage। मिठाइयाँ, पुलाव, पूरी, है ना, बहुत प्रकार की सब्जियाँ, ये सब क्या होते हैं शादी के समय बनते हैं। सभी लोग इन सभी डिशेस को खाकर इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम वियर। तो दुल्हा दुल्हन किस तरह के कपड़े जो है शादी के समय पहनते हैं और पहनती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं द ब्राइड ग्रूम वोर शेरवानी एंड पगड़ी। जो दूल्हा होता है वो शेरवानी और पगड़ी में रहता है, और जो दुल्हन होती है द ब्राइड वोर लहंगा एंड चोली विथ रेड दुपट्टा। जो दुल्हन होती है वो किस तरह के कपड़े पहनती है, तो लहंगा, चोली और रेड दुपट्टा, इस तरह के कपड़े दुल्हन पहनती है। व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग्स। शादी में किस तरह के डांस गाना किस तरह के शादी में डांस गाना इस तरह का आयोजन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं ऑन द ईव ऑफ वेडिंग्स ट्रेडिशनल फोक एंड मॉडर्न सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड। तो बहुत प्रकार के लोकप्रिय नृत्य होते हैं, है ना, और अन्य प्रकार के गाने भी गाए जाते हैं शादी के दौरान, और यहाँ तक कि बीद भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंडेड। तो अब जब आप किसी शादी में गए होंगे तो आपको किस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। ड्रॉ सम पिक्चर्स इन योर नोटबुक। आपको उनसे रिलेटेड सारे पिक्चर्स को नोटबुक पर बनाना है। देन लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन बाय योर क्लासमेट। और अपने दोस्तों के भी पिक्चर्स को देखना है जो वो दोस्त बनाए हैं। वी सो चेंजेस टॉकिंग प्लेस इन द फैमिलीज ऑफ निमी, जेरिंग एंड नाजली इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रीजन। तो हम लोग इससे ब्रीफली
समझने की कोशिश करते हैं। हाउसेज एंड पंडाल्स वेयर डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स एंड लाइट्स। तो शादी के समय क्या होता है कि घर जो होते हैं सजे हुए होते हैं, पंडाल लगे हुए होते हैं, वो भी अच्छे से डेकोरेट किए हुए रहते हैं फ्लावर्स यानी कि फूलों से, और लाइट्स यानी कि चारों तरफ लाइट ही लाइट रहते हैं, झूमर, कैंडल, बहुत तरह की चीज़ें लगी हुई रहती है ना। लॉट ऑफ स्वीट्स एंड वेराइटीज़ ऑफ फूड वेयर मेड। बहुत प्रकार की मिठाइयाँ भी बनी हुई होती है और बहुत प्रकार के व्यंजन यानी कि भोजन भी बने हुए होते हैं शादी के समय। ऑल ऑफ द फैमिली मेम्बर्स वेयर डांसिंग। और परिवार के लगभग सदस्य क्या करते हैं शादी के समय? डांस भी करते हैं। एंड एंजॉइंग देमसेल्व्स एट द मैरिज। और शादी के समय बहुत ही इंजॉय करते हैं। कलरफुल फायरवर्क्स वेयर अरेंज्ड। और शादी के समय क्या होता है? पटाखे भी फोड़े जाते हैं। एवरीवन वॉर न्यू क्लोथ्स। और घर के सभी लोग क्या है? नए कपड़े पहने हुए होते हैं शादी के समय में। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है जो थोड़े से डार्क है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। तो ये पंडाल का है ना, ऐसे करके, और इस तरह से लोग बैठे हुए होते हैं। एंड इस तरह से शादी थोड़ा सा डार्क है, बट कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कार है तो कार को सजाए गए है ना। कार को आप लोग देखते होंगे कि कार को सजा दिया जाता है शादी के समय, है ना। राइट डाउन द रीजन्स फॉर दीज चेंजेस इन निमीज फैमिली। निमी के परिवार में जो बदलाव थे उसके बारे में आपको लिखना है। द चेंज हैपेंड बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी। दे गॉट अ न्यू फैमिली मेम्बर। तो किस तरह के बदलाव हुए? तो एक जब नए बच्चे का जन्म हुआ, इस तरह से उसके परिवार में बदलाव हुआ, और परिवार में एक नए सदस्य की एंट्री हुई, यानी कि परिवार में एक नए सदस्य बढ़ गए। एंड सेकेंड क्वेश्चन ये था कि इन जेरिंग्स फैमिली, जेरिंग के परिवार में किस तरह के बदलाव हुए? जेरिंग्स फादर गॉट अ प्रमोशन एंड वॉज ट्रांसफर टू अ न्यू टाउन। जेरिंग के पिता को प्रमोशन मिल गया जिस वजह से उसे नए शहर में जाना पड़ा, जिस वजह से जेरिंग के पिता को नए शहर में जाना पड़ा। और जेरिंग के फैमिली ने enjoyed a new town along with the new challenges। जेरिंग के पूरे परिवार ने नए शहर में जाकर नए प्रकार के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा उन्हें नए शहर जाने का एक मौका मिला था। तो इस तरह के बदलाव आए थे। अब आपको बताना है नाजलीस के फैमिली में किस तरह के बदलाव आए थे। तो नाजली की फैमिली में ए न्यू ब्राइड केम टू नाजलीस फैमिली। नाजली के परिवार में एक नई दुल्हन का आगमन हुआ, जिस वजह से सी वॉज नाजली सिस्टर इन लॉ, जो नाजली की सिस्टर इन लॉ थी। देयर कैन बी मेनी रीजन्स फॉर चेंजेस इन फैमिलीज। परिवार में बहुत सारे बदलाव होते हैं बहुत प्रकार की रीज़न की वजह से। कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ मोर रीज़न। क्या आप सोच सकते हैं इसी प्रकार के और भी अन्य रीज़न के बारे में? तो हम लोग इसका आंसर इस तरह दे सकते हैं, चेंजेस हैपन इन फैमिलीज बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। परिवार में जो बदलाव आते हैं उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सम ऑफ द रीजन्स ऑफ चेंजेस आर, कुछ उनमें से रीज़न जो है वो नीचे दिए गए हैं। बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, नए बच्चे के जन्म के बाद कुछ बदलाव आते हैं। मैरिज ऑफ अ फैमिली मेम्बर्स, परिवार में अगर शादी होता है तो एक बदलाव आता है। ट्रांसफ़र ऑफ अ फैमिली मेम्बर टू अदर प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क, और काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाना, अदर प्लेस पे प्रमोशन की वजह से जाना, या फिर ट्रांसफ़र होने की वजह से दूसरे प्लेस पे जाना भी एक प्रकार का बदलाव है। इस तरह से बदलाव आते हैं। गेटिंग अ गुड जॉब बाय अ फैमिली मेम्बर, परिवार में अगर किसी को भी एक जॉब मिल जाता है, एक अच्छा जॉब मिलता है, तो बदलाव आते हैं। गेटिंग एडमिशन इन अ गुड स्कूल और कॉलेज बाय अ फैमिली मेम्बर, और एक अच्छे स्कूल में जब एडमिशन होता है ना, या फिर कॉलेज में एडमिशन होता है, तो इस तरह के बदलाव आते हैं, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको घर के 3 सदस्य से बातें करनी। एक आपके फैमिली की, 1 फ्रॉम योर फैमिली एंड 1 फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली, और दूसरा आपके दोस्त की फैमिली से, और थर्ड वन इज़ दैट 1 फ्रॉम अ फैमिली इन योर नेबरहुड, और तीसरा जो पर्सन लेना है वो आपके पड़ोस के पर्सन में से एक पर्सन को लेना है। अब उनसे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, और उसी हिसाब से यहाँ पर आंसर को फिलअप करना है। यहाँ पे 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन क्वेश्चन का है, एंड सेकेंड सेक्शन योर फैमिली का है। थर्ड जो सेक्शन है वो फ्रेंड्स फैमिली का, और चौथा जो सेक्शन है वो नाइबर्स फैमिली का, यानी कि पड़ोसी वाले परिवार का है। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीन स्टेइंग हियर। तो आपके फैमिली कह सकते हैं कि हाँ 10 ईयर्स। तो अगर आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि योर फैमिली जो है 10 ईयर्स, तो कितने साल से आपके फैमिली जो है वो रह रहे हैं, ठीक है, एक जगह। तो आप लोग कह सकते हो 10 ईयर। अगर आप लोग का आंसर कुछ और होगा तो वो आप लिख सकते हो 10 ईयर, 20 ईयर एंड सो ऑन। एंड फ्रेंड्स फैमिली से ये क्वेश्चन है कि वो कितने साल तक रहे, तो वो उसमें भी हो गया 10 ईयर्स।
और आप लोग इसको भी अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को फिलअप करिएगा। और नाइबर्स फैमिली के से अगर इसे क्वेश्चन पूछिएगा तो वो अगर कह रहे हैं 5 ईयर्स, तो इट मीन्स कि वो उनका जो ट्रांसफ़र हुआ है वो एट ए टाइम 5 ईयर्स या 4 ईयर्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र हो रहा है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ दैट वेयर डिड योर फैमिली लीव बिफोर कमिंग हियर। तो आपके जो परिवार है वो यहाँ रहने से पहले कहाँ रहते थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि योर फैमिली में मुजफ्फरपुर या बिहार, ये भी आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग आंसर को लिखना है। और फ्रेंड्स फैमिली अगर जो आपके दोस्त है उसके परिवार वाले अगर बोलते हैं कोई भी चीज़, तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो एज एग्जांपल मैंने यहाँ पे फिलअप किया है तो वाराणसी एंड यूपी, एंड थर्ड वन इज़ नाइबर्स फैमिली में मैंने फिलअप किया है बॉम्बे एंड महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से आप लोग को इस क्वेश्चन को करना है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिलीज टुडे। आपके परिवार में टोटल अभी कितने मेंबर, तो आप लोग कह सकते हो अपने अकॉर्डिंग 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, 7 मेंबर, जितने भी होंगे आप लोग लिखना है। और फैमिली फ्रेंड्स के फैमिली के मेंबर को भी आपको यहाँ पे लिखना है, और नाइबर्स के फैमिली के मेंबर के बारे में भी यहाँ लिखना है। तो इसी प्रकार यहाँ पे सभी क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। व्हाट वेयर द रीजंस फॉर द चेंजेस इन योर फैमिली इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो पिछले 10 साल में किस तरह के बदलाव जो है वो आए हैं और क्या रीज़न था ये बदलाव आने के पीछे, आप लोग को ये कहना है। तो ट्रांसफ़र ऑफ माय फादर एंड बर्थ ऑफ माय सिस्टर। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरे पिता के ट्रांसफ़र के वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए, और जब मेरी बहन का जन्म हुआ, यानी कि छोटी सी बहन का जब जन्म हुआ तो भी बदलाव आए थे। तो हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज चेंजेस। तो किस तरह के इस तरह के बदलाव जो आते हैं तो आपको किस तरह का महसूस होता है। तो आप लोग कह सकते हो फील सैड फॉर ग्रैंड फादर्स डेथ। तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही ख़राब होता है, मतलब बहुत ही ख़राब फीलिंग हो सकता है ना। और किसी किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है। तो मतलब अगर वो किसी और प्लेस पर चले जाते तो किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है। तो एक और है कि अगर आपके ग्रैंड फादर्स यानी कि आपके दादाजी का डेथ होता है तो काफ़ी उदास हो जाते हैं। तो इस तरह के चेंजेस आपके परिवार में आते हैं ना। तो इस तरह से आप लोगों को इसको फिलअप कर देना है ना, डेथ ऑफ ग्रैंड फादर्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ हिज अंकल, मिस हिज अंकल। तो इस तरह से आप लोगों को फिलअप करना है। तो ये सभी मैंने एज ए एग्जाम्पल के तौर पर फिलअप कर दिया है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखिएगा। ऑल फैमिलीज चेंज इन सम और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीज़न। सभी परिवार में कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं अन्य रीज़न, अन्य कारण के वजह से। हैज़ योर फैमिली चेंज टू। क्या आपके परिवार में भी इस तरह के बदलाव आए हैं। तो व्हेन योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर वेयर चिल्ड्रन लाइक यू, वाज योर फैमिली जस्ट लाइक इट इज़ टुडे। तो आप लोग को ये बताना है कि जब आपके ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर यानी कि आपके दादाजी या फिर दादी जी जब वे सभी बच्चे थे तो आपके फैमिली में जो जैसा माहौल है क्या वैसा ही माहौल अभी है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर नो इट वाज डिफरेंट फ्रॉम टुडे। नहीं, अभी के समय के अकॉर्डिंग बहुत सारा बदलाव आ चुका है। देयर वेयर मोर फैमिली मेम्बर्स। अब जो फैमिली मेम्बर्स है वो बढ़ चुके हैं। हु लिव टुगेदर, जो हम लोग के साथ हैं। दे यूज टू लिव इन अ विलेज। वे लोग कहाँ रह रहे हैं, तो गाँव में रह रहे हैं। तो इस तरह के बदलाव जो है वो आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि यू हैड ऑल्सो ड्रॉन अ फैमिली ट्री ऑफ योर ओन फैमिली। लेट अस अगेन ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन योर नोटबुक। तो पिछले ईयर जो आपने नोटबुक पर पिक्चर बनाया था फैमिली ट्री का, उसे आपको फिर से बनाना है कुछ इस प्रकार से। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर है ना, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, तो उनके अंडर में कौन कौन है। तो अंकल यानी कि चाचा, फिर आंटी है ना, फादर मदर, फिर फादर मदर के नीचे आप लोग आएंगे है ना, सिस्टर, माई सेल्फ एक्सेट्रा। फिर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, मदर अंकल आंटी। इस तरह से आप लोगों को फैमिली ट्री बनाना। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह के चैप्टर पढ़ाता रहूँगा और सारे क्वेश्चंस को कराता रहूँगा। आप लोगों को किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को पूछना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फैमिली ट्री को ही बनाना है, लेकिन इस फैमिली ट्री में आपको ये करना है कि आपके जो दादाजी है या फिर दादी जी है, उनके जो परिवार में लोग थे उनके बारे में आपको पता करना है। ठीक है, जब वे आपके तरह ही छोटे थे तब उनके फैमिली में कितने लोग थे। देन ड्रॉ अ फैमिली ट्री इन योर नोटबुक। इस प्रकार से उस फैमिली ट्री को बनाना है जब वे दादाजी या फिर दादी जी जब छोटी थी
तब उनके घरों में कितने मेंबर थे। जैसा कि आप यहाँ पर एक फैमिली ट्री को देख सकते हैं, हिज ग्रैंड फादर, हिज ग्रैंड मदर, उसके अंडर में हिज अंकल, हिज अंकल, हिज अंकल, इस तरह करके कि मतलब कितने हो गए, एक दो तीन एंड चार, सॉरी 1 2 एंड 3, यानी कि टोटल कितने अंकल हो गए, 3 अंकल। यानी कि आपके कितने अंकल हो गए, 3 अंकल। और ग्रैंड मदर के अंडर में, हाँ ग्रैंड मदर के अंडर में कौन कौन सा, हीज आंटी एंड हीज फादर मदर। तो इस तरह से फैमिली ट्री को बनाना है, ठीक है। तो जैसे आपके दादाजी है ना, और ग्रैंड मदर यानी कि नानी जी और दादी जी अगर होगी तो उनके हिसाब से आपको इस पिक्चर को यहाँ पे बनाना है। तो आप लोग इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। Now moving to the next question is that can you see yourself, your brother or your sister, your mother or your father anywhere in this family tree? तो हम लोग कह सकते हैं no, I cannot see myself, my sister and my mother in this family tree। तो हम लोग कह सकते हैं नहीं, ना ही हम लोग अपने आप को देख पा रहे हैं, ना ही अपनी बहन को और ना ही अपनी माँ को, क्योंकि उस समय हम लोग हुए ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से फैमिली ट्री को बनाना है। नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। अभी के समय में जो आपका पूरा परिवार है उसके अकॉर्डिंग आपको इस एक फैमिली ट्री को बनाना है। जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के अंडर में अंकल है, 2 चाचा हुए हैं ना, फिर आंटी है यानी कि चाची है ना, फिर इसके बाद फादर मदर, फिर आप हो गए, फिर अगर बहन है तो बहन हो गई है ना। इस तरह से आपको फैमिली ट्री को बनाना है। यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस है। अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी, आप और कहाँ तक पढ़ना चाहते हैं। आई वांट टू स्टडी अप टू बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिख सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो भी लिख सकते हैं, है ना। अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड, यानी कि आपके माता पिता कौन से क्लास तक पढ़े हुए हैं। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखिएगा। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखा हूँ। तो बोथ गॉट मास्टर्स डिग्री, तो सभी दोनों को क्या है, मास्टर्स डिग्री प्राप्त है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट अ चांस टू स्टडी। तो आपकी जो दादी माँ है या फिर नानी आप बोले या फिर दादी बोलिए, तो वे कहाँ तक पढ़ी हुई है, कहाँ तक पढ़ने का मौका मिला था। सी वॉज अ ग्रेजुएट, वे क्या है, ग्रेजुएट है। एट वॉट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड। तो आपकी जो दादी माँ है वो कब उनकी शादी हुई। तो सी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 16। तो उनकी शादी कब हो गई थी, 16 वर्ष की उम्र में, यानी कि जब वो नाबालिग थी। तो पहले क्या था कि बहुत ही कम उम्र में शादी कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हैव यू हियर्ड ऑफ अ लॉ दैट टॉक्स अबाउट द एजेस बिफोर विच गर्ल्स एंड बॉयज़ मस्ट गेट मैरिड। क्या आपको नियम पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से रूल जो है वो कितने एज के अकॉर्डिंग शादी करने के लिए है। तो यस, बिफोर द एज ऑफ 21। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ 21 एज जो होता है लड़कों के लिए है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष यानी कि 18 ईयर्स। जब वो 18 ईयर्स की होगी तभी उनकी शादी हो सकती है, और लड़के की उम्र अगर 21 ईयर्स है तो ही उनकी शादी हो सकती है। तो हम लोग इस आंसर को इस तरह लिख सकते हैं, यस बिफोर द एज ऑफ 21 बॉयज़ मस्ट नॉट गेट मैरिड एंड बिफोर द एज ऑफ 18 गर्ल्स मस्ट नॉट गेट मैरिड। तो 18 वर्ष के पहले वे शादी नहीं कर सकती है क्योंकि नाबालिग है, और इसके लिए एक्शन लिया जा सकता है गवर्नमेंट के तरफ से भी। There are many girls who get married before they are 18 years old। ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी जो है 18 वर्ष से पहले ही हो जाती है, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी है जो स्कूल भी छोड़ देती हैं। ऐसा आप लोगों को बहुत सारे कहानियों के बारे में पता भी चलता होगा। जैसे सुशीला और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, जो स्कूल जा रही है, उसे पंचायत की तरफ से एक मदद मिलती है। पंचायत उसे ये बोलता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसे खेलने कूदने के जो दिन होते हैं, पढ़ने के जो दिन होते हैं, उस समय उसे शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में कुछ लोगों का ग्रुप है, कुछ लोगों का समूह है जो ये देखती है कि जिस भी लड़की की शादी हो जाती है उसे किस तरह से स्कूल पढ़ने के लिए लाया जाए। जनगम्मा और चिट्टी जो है वो क्या कहती है कि वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आवर ऑन फीट। वो कहती है कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। Are there any such children in your neighborhood who had to drop out of school? Do they want to go back to school? There are no children in my neighborhood. मेरे पड़ोस में ऐसे कोई भी बच्चे नहीं हैं who had to drop out of school. All are studying. जो स्कूल से
ड्रॉप आउट है और सभी बच्चे क्या है, पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग इस आंसर को लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर दे डूइंग दिस डेज। तो इन माई नेबरहुड ऑल चिल्ड्रन आर स्टडिंग। तो मेरे पड़ोस में सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली। हु, माई अंकल गॉट मैरिड रिसेंटली। मेरे जो चाचा है वो अभी तुरंत ही शादी किए हैं। तो इस तरह से आप लोग आंसर को अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखिएगा। मैंने एज ए एग्जाम्पल के तौर पर इसे लिखा हूँ। व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एंड द ग्रूम। तो जो दुल्हा दुल्हन है उनकी एज क्या है। द एज ऑफ द ब्राइड वॉज 22। जो दुल्हा की उम्र 25 वर्ष है और जो ब्राइड है यानी कि जो दुल्हन है उसकी उम्र 22 वर्ष है। तो आप लोगों को एक पता चलेगा कि मतलब कितनी उम्र के बाद उसकी शादी होनी चाहिए। आप लोगों को यहाँ पे उनके ड्रेसेस के बारे में लिखना है, जो आप लोग अपने से करके इसको लिख सकते हैं कि उनके ड्रेस कैसे थे, है ना। दुल्हन के जो ड्रेस थे वो कैसे थे और जो दूल्हा है उसके ड्रेस किस प्रकार के थे, और व्हाट काइंड ऑफ डिशेस वेयर देयर, और वहाँ पर किस प्रकार की व्यंजन और भोजन जो है बने हुए थे। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। जैसे दैट्स इट, ये चैप्टर यहीं पर एंड हुआ। तो फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।